बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिजिक्स विद सैयद उमर फारूक। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी एंट्री टेस्ट देने वाले हैं। फिजिक्स पोर्शन सिलेबस का है, एमडीकेट सिलेबस है 2025। स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफिकल्टी लेवल्स। आप लोग देखें, जो फिजिक्स का एमसीक्यू परसेंटेज है वो 20% है, मतलब नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो 36%। मतलब ये हुआ कि 54 से ये एमसीक्यूज रिड्यूस हो गई और 36 पे आ गई। ठीक है, इसमें 15% एमसीक्यूज इजी होंगे, 70% एमसीक्यूज मॉडरेट होंगे और 15% एमसीक्यूज डिफिकल्ट होंगे। अब ये फिजिक्स वाहिद पोर्शन ये है कि ये आप लोगों का टर्निंग पोर्शन होगा। ये फैसला कुन एमसीक्यूज होंगे जिसके बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता, ये फैसला करेगा। डिफिकल्टी लेवल जो इस साल होगा फिजिक्स का वो ज्यादा होगा। 15% एमसीक्यूज इजी होंगे फिजिक्स में, मतलब 5 या 4 एमसीक्यूज स्टेटमेंट वाइज होंगे। 70% एमसीक्यूज मॉडरेट होंगे, मतलब 25 टू 27 एमसीक्यूज ये मॉडरेट होगा। मॉडरेट में आपका न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है, कंसेप्चुअल बेस भी आ सकता है, एप्लीकेशन बेस भी आ सकता है। ठीक है, और कैलकुलेशन जो बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, चांसेस है कि वो भी आ जाए। और डिफिकल्ट जो एमसीक्यूज होंगे वो 5 से लेकर 6 तक एमसीक्यूज आ सकते हैं। और डिफिकल्ट वो होंगे जो वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, जो बहुत ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, एक्सप्लेन करता हूँ, सिलेबस की तरफ आता हूँ। आ गया फिजिक्स यूनिट नंबर 1, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। ये नया चैप्टर है जो इस साल इंक्लूड किया गया है और इसमें आप लोग देखें कि क्या क्या शामिल है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और इसके सामने लिखा हुआ है डिटरमाइन द सम ऑफ वेक्टर यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों मौजूद है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, इसके लिए आप लोग हेड टू टेल रूल भी पढ़ोगे, इसके लिए आप लोग लॉ ऑफ एडिशन भी पढ़ोगे, इसके लिए आप जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जो वेक्टर सम ऑफ यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब ए एक्स और ए वाई का है। फिर जो एंगल है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, वही फार्मूला है। इसके बेस पर कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रोजेक्शन किस तरह आ सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, फॉर 2 एक्सिस किस तरह है, फॉर 3 एक्सिस किस तरह है, फॉर सिंगल कंपोनेंट किस तरह होगा, तो ये सब कुछ इसमें आता है। क्लियर होगी बात। इसी तरह प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट जो है लिखा हुआ है, डिस्क्राइब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ऑफ इन यूनिट वेक्टर। तो इसमें डायरेक्शन भी मालूम करना होगा, डायरेक्शन कौन से फार्मूले से मालूम करते हैं, कौन से रूल से मालूम करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और जो स्केलर प्रोडक्ट है, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों के दरमियान हम कैसे मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ये आप लोग जरूर पढ़ोगे। क्लियर हो गई बात। दूसरा जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन वही पुराना है, मतलब जो लास्ट ईयर भी था, इससे भी लास्ट ईयर में था। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी, मतलब वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, न्यूटन लॉज है, ये सब कुछ इसमें मौजूद है। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए डिस्टेंस जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग 2 डायमेंशन क्या है, अलॉन्ग 1 डायमेंशन क्या है, अलॉन्ग 3 डायमेंशन क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो चांसेस है कि वही चीज जो है यहाँ पर यूज हो जाए। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा के लिए इससे एमसीक्यूज आते हैं, और इस दफा जो इससे एमसीक्यूज आएगा वो बहुत ट्रिकी एमसीक्यू होगा, सिंपल एमसीक्यू नहीं होगा, ये बात याद रखिए। क्लियर हो गई बात।
और इसके बाद आ गया है नंबर थर्ड। अच्छा, कोलिजन और मोमेंटम एक्सप्लोसिव फोर्सेस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये सब कुछ जो है चैप्टर नंबर 3 में इंक्लूड है। मतलब चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीटली इंक्लूडेड है। चैप्टर 4 वर्क इन एनर्जी। वर्क इन एनर्जी में जो एडिशन हुआ है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो इससे पहले वाले में नहीं था। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल and can be positive or negative or donate the orientation from the reference level। तो मतलब चांस है कि इस दफ़ा इसी से एमसीक्यूज उठाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है परसेंटेज वाले क्वेश्चन इससे आता है, ठीक ठाक परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर परसेंटेज 10 से कम है तो कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, 10 से ज़्यादा है तो कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, 100 से ज़्यादा है तो कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस इन एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस का एफिशिएंसी है और एनर्जी लॉसेज है, इससे चांस है। वो जो टेबल्स वगैरह गिवन है आपके पंजाब की बुक में, केपीके के टेक्स्ट बुक में, बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक में, तो ये पढ़ना ज़रूर होगा। ठीक है, ये मैं खैर आप लोगों के साथ कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करूँगा ये सब चीज़ें। नंबर 4 जो चैप्टर है वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। चैप्टर 5 आप लोगों के फर्स्ट ईयर में है, लेकिन सिलेबस के मुताबिक ये चैप्टर 4 है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। इसमें क्या करना है क्या नहीं पढ़ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, थीटा इज इक्वल टू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, या थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म ऑफ रेडियन पढ़े, इन टर्म ऑफ डिग्री पढ़े, इन टर्म ऑफ रिवोल्यूशन पढ़े। ठीक, फिर इसको पढ़े फॉर सेकंड हैंड वॉच, फॉर मिनट हैंड वॉच, फॉर आवर हैंड वॉच, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। फिर मिनट और सेकंड हैंड वॉच के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, मिनट और आवर हैंड वॉच के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसके लिए ये क्या होगा, तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। क्लियर होगी बात? ये सब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे। फिर इसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है, सेम एज इट इज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपने किया है, वही चीज आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी में भी करोगे। ठीक है, मिनट हैंड वॉच के लिए क्या है, सेकंड हैंड वॉच के लिए क्या है, आवर हैंड वॉच के लिए क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के लिए क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ये आप लोग पढ़ोगे। क्लियर होगी बात? इसमें जस्ट ये नाम केवल है, लेकिन ये इन्हीं से एमसीक्यूज उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ रेडियन। ठीक है, लेकिन जो ये तो बेसिक है, एडवांस लेवल पे आप लोग इसको जरूर पढ़ोगे, क्योंकि एमसीक्यू के चांसेस हैं कि इस दफा इसी से एमसीक्यूज आ जाए, ये बात याद रखें जहन में। क्लियर होगी बात? नाउ अब आ जाइए न्यू चैप्टर की तरफ जो इस साल इंक्लूड किया गया है, वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट चैप्टर है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको पढ़ना होगा विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फिर डिफरेंट मटेरियल की विस्कोसिटी क्या है, फिर विस्कोसिटी की यूनिट डायमेंशन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है या नहीं करता। फिर आप जाएंगे ड्रैग फोर्स की तरफ, और ड्रैग फोर्स की तरफ से पहले आप पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ड्रैग फोर्स और जो विस्कोसिटी है ये लाजमी है, क्योंकि वेलोसिटी जो टर्मिनल वेलोसिटी आप पढ़ रहे हो तो वहां पे ये दोनों मौजूद होता है, तो इसलिए इन दोनों को पढ़ना होगा, जरूर पढ़ना होगा। फ्लूइड ड्रैग है, ठीक है, इन टर्म ऑफ फ्लूइड ड्रैग क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये सब इसमें आता है। फिर देखिए फ्लूइड फ्लो, streamline flow, laminar flow, viscous flow, non-viscous flow, turbulent flow, compressible, non-compressible, इसके अलावा रोटेशनल। ठीक है, ये सब कुछ इसमें आते हैं। तकरीबन 12 टाइप्स है, ये आप लोग इसमें पढ़ोगे। फिर लिखा हुआ है एक्सप्लेन दैट द sufficiently high velocity the flow of viscous fluid undergo a transition from laminar to turbulent air condition। ये इससे चांसेस है कि एमसीक्यू आ जाए। या 5.5 में आप देखें ये वाला describe the majority of practical example of fluid flow and resistance to motion in fluid involve
टर्बुलेंट रेदर देन लिनियर कंडीशंस। मतलब ये हुआ कि इसी से एमसीक्यूज आ सकता है एप्लीकेशन बेस पे। मॉडरेट के सेक्शन में इससे एमसीक्यू आ सकता है, या हार्ड लेवल में जो एमसीक्यूज आता है तो चांस है कि एक एमसीक्यू यहाँ से ये लोग उठाए। ये बात याद रखें, जो मैं कह रहा हूँ ये अपने साथ नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट क्या है वॉल्यूम फ्लो रेट है। फिर AV है मतलब इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ रेडियस, इन टर्म ऑफ डायमीटर, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन सा फ्लूइड हम लेंगे इसमें, इनकम्प्रेसिबल क्यों लेते हैं, कंप्रेसिबल क्यों लेते हैं, और कौन कौन से न्यूमेरिक इस पे आ सकता है, कौन कौन से शॉर्टकट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइड दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। किस तरह होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किस तरह यहाँ पर ओबे होता है, ये भी आप लोगों को अपना जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो एक्सप्लेन करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, फिजिकल है, ठीक है, वो तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे गाइडलाइन करूँगा। नेक्स्ट वन बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन इफेक्ट इन ब्लड फिजिक्स, मतलब जो आपने पढ़ा है ब्लड प्रेशर हम किस तरह के चेक करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है, तो इसका मतलब वहाँ से ये आ सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ फ्लू, आप लोग देखें फ्लूमीटर से ये आ सकता है। ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंट रेट फ्लो रेट। ठीक है, और जो टॉरेसल्स थ्योरम है, मतलब ये हुआ कि बर्नौली इक्वेशंस को भी आप कंप्लीटली पढ़ोगे विद एप्लीकेशंस। तो जो फ्लूइड डायनेमिक्स का ये चैप्टर हो गया, तो ये कंप्लीट चैप्टर बन गया आप लोगों का। क्लियर हो गई बात, ये आप लोग कंप्लीट देखेंगे। नेक्स्ट वन चैप्टर 6 मोशन ऑफ वेव, progressive wave, characteristic of wave speed, progressive wave, classification of progressive waves, speed of sound, Newton formula for speed of sound। ठीक है, वही चीजें हैं जो पुराने जमाने में हम पढ़ रहे थे, मतलब पुराने सिलेबस में थे। effect of various factor and speed of sound, superposition principle, interference of sound waves। एक बात याद रखें, इसके साथ साथ आप interference of light wave को भी थोड़ा सा टच करें। क्लियर हो गई बात? स्टेशनरी वेव्स, इसमें आ गया स्टेशनरी वेव एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव में आप देखें ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव क्या है, लैग्नीट्यूडनल क्या है। ठीक है, आर्गन पाइप, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो इसमें बीट्स वगैरह भी आते हैं। ये सब ये आ गया चैप्टर 8 कंप्लीट। चैप्टर 8 में एक चीज भी स्किप नहीं करना। क्लियर हो गई बात? हाँ, वो फेज और फेज डिफरेंस और वो भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आता हूँ चैप्टर 7 से पहले यहाँ पर देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन, टर्मिनोलॉजीज ऑफ SHM सर्कुलर मोशन एंड SHM एनर्जी। ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड SHM एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो 6.16, 6.17, 6.18 चैप्टर नंबर 7 जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है ऑसिलेशन, ये बच्चे आप लोग कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट। हाँ, डैम्पिंग ऑसिलेशन, ठीक है, वो जो डैम्पिंग फोर्स है या फेज है, ठीक है, या वो फॉर्म है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर 7 भी कंप्लीट है बच्चे, आप इसको जरूर पढ़ोगे, स्किप नहीं करना। ठीक है, इसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप थर्मल हीट इक्विलिब्रियम, ये इस दफ़ा शामिल किया गया है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ये आप पढ़ेंगे, लास्ट ईयर भी ये था। वर्क इस दफ़ा था, लास्ट ईयर नहीं था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लास्ट ईयर भी था, इस दफ़ा भी है। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ये दोबारा रिपीट हुआ है, वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन इसको आप एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करोगे। ठीक है, उसी से MCQ के चांसेस है। और CP माइनस CV इज इक्वल टू RC। ठीक है, और 2021 में इससे बहुत सारे MCQs आए थे, तो इस दफ़ा भी चांस है कि इसी से MCQs उठाए। ये देखिए रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट, जो हार्ड MCQs की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जो पॉइंट मैंने बता दिया वो अपने साथ नोट किया करें। Now electrostatic Coulomb's law, electric field last year भी था, इस दफा भी है। electric field intensity infinite sheet of charges, मतलब Gauss's law और इसकी applications। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोग देखिए, ये 8.5 8.6 देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, वही फुल कैपेसिटर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप कंप्लीट देखोगे, इसमें भी विदाउट पोलराइजेशन आप इसको कंप्लीट लेंगे। पोलराइजेशन है, थोड़ा सा टच दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात वहाँ पे हुआ है, डाइपोल की बात हो गई है, तो थोड़ा सा उसको टच दे दे, अगर टच नहीं देता, टाइम नहीं है तो छोड़ लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा बाकी फुल चैप्टर देखना होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या देखना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करंट मतलब जो पेवरा डीसी है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या क्या शामिल है वो आप लोगों को पता है। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ आप कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी देखेंगे, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है, यूनिट्स है, डायमेंशन है, वो भी आप लोग देखोगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्सेज लास्ट ईयर भी था, इस दफ़ा भी है। लास्ट ईयर था ईएमएफ था, इस दफ़ा नहीं है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ आप ईएमएफ ज़रूर देखोगे। मैक्सिमम पावर आउटपुट ये आप देखेंगे, लास्ट ईयर में पावर नहीं था, इलेक्ट्रिक पावर था, इस दफ़ा इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए आपको पावर को पढ़ना ज़रूरी होगा, वो बेसिक चीज़ें पावर आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ आ जाइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी से एमसीक्यूज के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये आपके एमसीक्यूज को जो मार्क्स है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन से एमसीक्यू कंफर्म आ सकता है। क्लियर होगी बात? मैग्नेटिक फ्लक्स में भी बहुत सारे एमसीक्यूज है कि वो आ सकता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आप लोग पढ़े। इन टर्म ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। पाथ फॉलो जो है आप लोग देखिए, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो पाथ किस तरह होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो पाथ किस तरह होगा, अगर एंगल हम चेंज करें तो पाथ किस तरह होगा, अगर यूनिफॉर्म है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये तकरीबन 17-18 टर्मिनोलॉजीज है, ये आप ज़रूर पढ़ोगे इस चीज़ में, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, लास्ट ईयर में था, इस दफ़ा भी है, ठीक है। लेंज लॉ, ट्रांसफार्मर, लास्ट ईयर एसी जनरेटर था, इस दफ़ा नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ट्रांसफार्मर तक आप इसको पढ़े। लेंज लॉ और फैराडे लॉ से एमसीक्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह की बात हो रही है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिस एमसीक्यू में, जिस टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी से हम एमसीक्यूज उठाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट न्यू चैप्टर है जो इस दफ़ा शामिल किया गया है। फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, डिस्क्राइब द फेज ऑफ, मतलब फेज लीड और फेज लैग, ये दोनों इसमें होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू लाजमी आएगा, ये बात याद रखो, ठीक है। एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये पढ़े, ठीक है। अब बाकी आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, ये इसमें मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंजिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गेमा रेज, इसके फ्रिक्वेंसी की बेस पे आ सकता है, इसके वेवलेंथ की बेस पे आ सकता है। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, वो जो एक शॉर्टकट है, मैंने स्टूडेंट को लिखवाए भी है, क्लासेस में भी लिखवाए हैं। अगर आपको भी नहीं आता शॉर्टकट तो कमेंट करें, मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। रेक्टिफिकेशन, पीएन जंक्शन इस दफ़ा शामिल किया गया है, लास्ट ईयर नहीं था। तो पीएन जंक्शन जब आप पढ़ोगे तो पीएन जंक्शन से आप पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर बायसिंग वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। तो मतलब ये हुआ कि रेक्टिफिकेशन तक आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ोगे। फिर ट्रांजिस्टर और इसकी एप्लीकेशन वो छोड़ लें, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो छोड़ लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, डाना मॉडल फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी एंड रेडिएशन, ठीक है। इसमें लिखे एक्सप्लेन पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ फोटॉन विद एनर्जी, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब देखना होगा इसमें। एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन, वही चीज़ें पास्टन सीरीज, लाइमन सीरीज, पीफन सीरीज, उसी से एमसीक्यूज आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में देखिए कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके डिस्कवरीज देखे, इसके डेट्स वगैरह देखे, इसके कंपोजिशंस देखे, न्यूक्लियर नंबर्स देखे, पैकिंग नंबर देखे, ठीक है। ये सब कुछ इसमें शामिल है। और इसके बाद स्पॉन्टेनियस इन रैंडम न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर डिके, ठीक है। ये देख लें, मतलब रेडियोएक्टिविटी देखे, रेडियोएक्टिविटी फुल देखे, अल्फा, बीटा, गेमा, ये सब कुछ इसमें शामिल है। हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, ये देख लें,
ये से भी एमसीक्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, इससे तो कंफर्म एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन स्टेटा एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। लास्ट फिर पाम रूल था, इसमें इस दफ़ा नहीं है पाम मॉडल, सॉरी पाम मॉडल ऑफ एटम, जिसमें बोजान और क्वार्क्स और ये चीज़ें शामिल था, इस दफ़ा वो भी इसमें नहीं है। क्लियर होगी बात बच्चे? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए, इनबॉक्स किए, तो इस वजह से मैंने इसमें वीडियो अपलोड किया। बार बार इस वीडियो को देख ले, समझने की कोशिश करें, फिर भी कोई मसला है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, और टाइम के साथ साथ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।